अस्सलाम, मैं हूं ज़हीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स ऑनलाइन फिजिक्स एकेडमी। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर द फिजिक्स फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी क्लासेस। So without any delay, let's start first from the science. So first we define the science. Science is taken from the Latin word scientia. Latin word scientia, which means to know or knowledge. So science is defined as knowledge of observations and experiments is called science. Knowledge of observations and experiments is called science. Science is categorized in three main categories. Number one, physical sciences. Other one is called earth sciences. And third one is called biological sciences. So what are the physical sciences? Sciences of non-living things. Sciences of non-living things are called physical sciences. For example, physics, chemistry. In physics and chemistry, we deal about non-living things. What is earth sciences? Study of history and structure of earth. History and structure of earth are called earth sciences. What are biological sciences? Study of living things are called biological sciences. For example, biology. Other one is different branches of biology, means zoology, botany, cytology, histology, etc. These are the basic terms. Now we study matter. What is matter? Anything which occupies space. Anything which occupies space and has mass is called matter. अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो मेटर की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मेटर। चलो, जहाँ तक ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन जैसे ही हम स्पेस में जाएंगे तो उसी सबस्टेंस का वेट जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी वेट एक्चुअली क्या होता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है जो उस बॉडी पे लगता है। तो जैसे ही हम स्पेस में जाएंगे तो उसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है यानी उसका जो वेट है वो जीरो हो जाएगा। यानी जो मेटर की डेफिनेशन हो जाएगी वो गलत हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मास है दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मेटर, और वो एवरीवेयर इन द यूनिवर्स हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो एग्जांपल्स क्या हैं मेटर के? एग्जांपल्स ऑफ मेटर, ऑल थिंग्स वी कैन सी आर meter. For example, air is a meter, rocks are meter, chair is a meter, etc. Now, first we further elaborate the definition of the meter. Here is the occupied space, and that occupied space is called the volume of that substances. Then how we define the volume? Volume is defined as space occupied by a substance is known as its volume. For example, अगर आपके पास एक बॉक्स है जिसके 3 डायमेंशन है, लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, तो हम इसका डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? इसका डायमेंशन होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। देन इन एसआई सिस्टम मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, जो वॉल्यूम है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इन एसआई सिस्टम इज मीटर क्यूब। हाउ मीटर क्यूब? लेंथ, वी मेजर लेंथ इन मीटर्स, वी मेजर विड्थ इन मीटर्स, वी मेजर हाइट इन मीटर्स। So meter multiplied by meter, this is equal to
मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। तो ये हो गया किसके लिए, बॉक्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्फीयर है, तो उस स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, उस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज आर, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर, आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर। pi is an irrational number which is equal to 3.14 and approximately equal to 22/7। तो अगर आपको रेडियस गिवन है स्फीयर का, तो आप यहाँ से भी उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला में से। नाउ वी डिफाइन द मास। व्हाट इज द मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body is called mass। quantity of matter contained in a body is called its mass। so mass का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, मास का जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या होगा मास का, ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम। और ये पूरी यूनिवर्स में कहीं भी प्लेस पे आप चले जाएं तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, आप ऐसे नहीं पूछते कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ द मास, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है हम उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। यानी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ द मैटर। Now, there are three common states of matter। Means common states of matter कितनी होती है, common states of matter, तीन common states of matter होती हैं। Which one is called solid, one is called solid, other one is called liquid, and third one is called gas। There is only difference in these states of matter is the arrangement of particles. There is no other difference because solid is made up of particles or molecules, liquid is made up of particles, gas is made up of particles. Then only difference in these states of matter is arrangement of particles. So now we discuss the properties of these common states of matter. Number one, the solid particles are very close to each other. Particles of solid are very close to each other. Particles of solid are strongly bonded. Particles of solid are well packed. And other one is called liquid. Particles of liquid are little apart from each other as compared to solids। यानी सॉलिड के निस्बत से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, दूर होंगे। अच्छा, गैस पार्टिकल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मींस देयर इज negligible force of attraction between the particles of the gas or molecules of the gas। Now we discuss about the properties. Number one, particles in solid, particles in solid are strongly bonded, strongly bonded। Particles of solids are closely packed, closely packed। Particles of solids are very close to each other। Another first point about the liquid, the particles of liquid are little apart from each other as compared to solid। Little apart as compared to solids। यानी solids को कंपेयर करें तो लिक्विड जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड के कंपैरिजन में से थोड़े थोड़े दूर होंगे। The particles of gas are widely separated from one another। Particles of gas are widely separated, or widely separated। यानी अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो इसमें जो सॉलिड्स हैं इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, स्ट्रांग होगी। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सॉलिड के कंपेयर के हिसाब से थोड़ी कम होगी। इसमें जो गैस में जो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो नेग्लिजिबल होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस है, उसमें जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पहली पॉइंट है।
अच्छा, another point, particles of solid can't move. Particles of solid can't move from one place to another place. Can't move from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते। तो क्या ये पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कंप्लीटली रेस्ट में होते हैं, यानी कंप्लीटली एक जगह पे ही होते हैं? नहीं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड only vibrate on their own places, only vibrate on their own places, यानी ये सिर्फ क्या करते हैं, अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। यानी इनके पास जो एनर्जी होती है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के पास जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नॉन एज वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या कि सॉलिड के पार्टिकल्स कंप्लीटली रेस्ट में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक बिल्कुल भी मूव नहीं करते, तो आप कहेंगे एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक तो नहीं जा सकते, लेकिन अपनी प्लेसेस पे क्या करते रहते हैं, हर वक्त वाइब्रेट करते रहते हैं। दैट्स व्हाई द सॉलिड पार्टिकल्स हैज वाइब्रेशनल एनर्जी। नाउ द लिक्विड पार्टिकल्स कैन मूव, particles of liquid can move from one place to another place, can move from one place to another place. For example, अगर मैं आपको कहूँ कि एक पानी का गिलास है जो आप फर्श पे जो है ना वो फेंक के पानी का गिलास, तो पानी का गिलास में जो पानी था वो अगर फर्श पे जाएगा तो क्या होगा, पूरे फर्श पे फैल जाएगा। यानी जिसकी इतनी कैपेसिटी होगी, जितना पानी ज़्यादा होगा वो फर्श पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी इसका मकसद क्या है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। अच्छा, नंबर सेकंड एक पॉइंट किसकी, गैस की। पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन ईजिली मूव, पार्टिकल्स ऑफ गैस कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फ्रेंड हमारा परफ्यूम लगा जाता है, तो हम उससे पूछते हैं कि कौन सी परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, गैस फॉर्म होती है, यानी गैस के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से आ जाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट अबाउट द कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट सॉलिड हैज डेफिनाइट और फिक्स्ड वॉल्यूम, definite or fixed volume and shape, volume and shape। यानी जो सॉलिड्स होते हैं उनको अपनी फिक्स्ड मीन्स डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है और उसको अपनी डेफिनाइट शेप होती है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर को कहीं पर भी लेके जाओ, इसकी शेप भी सेम होगी, और जो यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई करता है दूसरी जगह पर सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी उसको एक डेफिनाइट शेप भी है और उनको एक डेफिनाइट वॉल्यूम भी है। नाउ लिक्विड हैज डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप। यानी लिक्विड को जो डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन फिक्स शेप नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, ये जो लिक्विड होते हैं वो इनको सेपरेट होने की, इनके पार्टिकल्स को फैलने की सलाहियत होती है। यानी जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को डालोगे वो कंटेनर वो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, आप अगर किसी बर्तन में, इस टाइप के किसी बर्तन में आप इसको डालोगे तो ये इसकी शेप अख्तियार करेगा। फॉर एग्जांपल, आप इसको किसी बोतल में डालते हैं, किसी बोतल में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, उस बोतल की शेप में आ जाएगा। यानी liquid has definite volume but no definite shape. Now the third point about the gas has neither definite volume nor definite shape, यानी गैस को नॉन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, नॉन डेफिनेट शेप होती है। ये भी क्या करती है, जो जिस कंटेनर में हम इस गैस को डालते हैं उसी कंटेनर की शेप भी अख्तियार कर लेती है और उसी कंटेनर का वॉल्यूम भी अख्तियार कर लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऑफ गैस है, आप इसको इस स्मॉल कंटेनर में डालेंगे तो गैस की खासियत होती है कि पूरे कंटेनर में फैल जाती है।
अब आप इसी गैस को किसी बड़े कंटेनर में डालते हैं तो उसी कंटेनर में पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। यानी पहले जो गैस का वॉल्यूम था वो इस सिलेंडर का वॉल्यूम था, शेप भी इस सिलेंडर जैसी थी। अब इसी गैस का, सेम गैस का जो वॉल्यूम है इस सिलेंडर जैसा हो गया और शेप भी इस सिलेंडर जैसी हो गई। तो these are the three common states of matter and their properties. I already told you that there is only one difference in these common states of matter, and that difference is the arrangement of the particles. यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये भी पार्टिकल्स की बनी हुई है, ये भी पार्टिकल्स की बनी हुई है, ये भी पार्टिकल्स की बनी हुई है। सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनेट शेप भी होती है, सॉलिड, तो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं कर सकते, दे ओनली वाइब्रेट ऑन देयर ओन प्लेसेस, सॉलिड। वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती, लिक्विड। वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं, यस। तो वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है जिसको ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होती है, वही गैस। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दीज आर द थ्री कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। यानी वो कॉमन स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर हम इसको इसलिए कहते हैं कि यानी ये कॉमनली हमें डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं और इनको इसी वजह से कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। सो दैट्स द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, यानी ये क्या है, प्लाज्मा। दिस इज हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। एंड द स्टडी अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, स्टडी अबाउट हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर, स्टडी अबाउट द प्लाज्मा इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। एक ब्रांच है प्लाज्मा फिजिक्स जो हम डील करते हैं उसमें किसके साथ, प्लाज्मा के साथ, जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हिच वन इज नॉट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, तो आप कह सकते हैं कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कौन सी नहीं है, प्लाज्मा नहीं है। अच्छा, साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जितनी भी बाकी यूनिवर्स हैं हम जिसको डिस्कवर नहीं किया उसके तकरीबन हिस्से में क्या भरी हुई है, प्लाज्मा भरी है। सो दैट इज द मोस्ट अकरिंग स्टेट ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। सबसे ज़्यादा मैटर की मिलने वाली स्टेट जो है पूरी यूनिवर्स में, वो कौन सी है, वो क्या है, वो प्लाज्मा है। नाउ द वाटर इज ओनली सब्सटेंस, वाटर इज ओनली सब्सटेंस in the universe or in the world which can exist in three states of matter easily. Three states of matter easily. यानी वाटर वो वाइड सब्सटेंस है दुनिया में जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में आसानी से मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, वाटर वो भी सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पूरी दुनिया में हर वक्त मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल, जो वाटर है जिसका हम फार्मूला आते हैं ये H2O, ये किस फॉर्म में, जो पानी हम पीते हैं, दिस इज इन द लिक्विड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, उसी वाटर में से आइस बनती है तो वो कौन सी फॉर्म में हो गई, सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में हो गई, सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आइस का फार्मूला क्या है, तो बेटा आइस का फार्मूला सेम ही होगा, कौन सा, H2O। बस यहाँ पर हम S लिख लेते हैं। S लिखने का सिर्फ मकसद यही है कि ये सॉलिड फॉर्म में। अच्छा, उसके बाद हर वक्त वाटर वेपर्स भी बनते हैं, वाटर वेपर्स भी बनते हैं जिसको हम इवापोरेशन कहते हैं, जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। ठीक है, उस वाटर वेपर्स का फार्मूला भी H2O है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वो गैस फॉर्म में है। तो ये कौन सी फॉर्म में हो गया, ये गैस फॉर्म में हो गया। यानी मैटर की एक स्टेट्स को हम दूसरी स्टेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंटर कन्वर्जन ऑफ कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट द इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। Interconversion of common states of matter means मैटर की एक हालत को
यानी एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में तब्दील कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द सॉलिड कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। जब भी मैं सॉलिड की बात करूं तो तकरीबन आपके जहन में आ जाए कि आइस आइस आपके जहन में आ जाए। ये अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल ईजी है। तो यानी सॉलिड की बात करूं तो आइस हो जाए, लिक्विड की बात करूं तो वाटर हो जाए, गैस की बात करूं तो वेपर्स आपके जहन में आ जाए। ठीक है, वाटर वेपर्स। तो व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, this process is known as melting. Another name of melting is fusion. Then how we define the melting? How we define the melting or fusion? A process in which solid is converted into liquid is called a melting. ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल लिक्विड अगर चेंज हो जाए इसमें सॉलिड में, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम फ्रीजिंग कहेंगे। अब याद करने के लिए आसान है, क्या कहेंगे? सिर्फ डेफिनेशन में सिर्फ दो वर्ड चेंज करेंगे, सेम लिखेंगे। अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड into solid is called freezing. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आइस थी, आपके पास बर्फ थी, आपने उसको बाहर रख दिया, वो कुछ देर के बाद टोटली बर्फ कन्वर्ट हो गई लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। आपके पास पानी था, आपने रख दिया जाके फ्रीजर में, काफ़ी घंटों के बाद आपने देखा कि वो जो लिक्विड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सॉलिड में। इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग और इसको क्या कहेंगे? लिक्विड। ठीक है। अच्छा, व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, liquid is converted into gas, then process is known as boiling. उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को हम कहेंगे बॉइलिंग। सो हाउ वी डिफाइन द बॉइलिंग? हम बॉइलिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? बॉइलिंग को डिफाइन करेंगे क्या? ए प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड into gas is called बॉइलिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी को गर्म करते हैं तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। अच्छा, व्हेन गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसिंग और कंडेंसेशन। दैट प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। ठीक है। तो यानी गैस कन्वर्ट हो जाए किसमें? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को कंडेंसेशन और कंडेंसिंग कहेंगे। So how we define the condensation? A process in which gas is converted. A process in which gas is converted into liquid. Gas is converted into liquid. Is called condensation. ठीक है। What are the examples of condensation? तो condensation के एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि कंडेंसेशन कैसे होती है। ठीक है। अब देखें, कंडेंसेशन में पहला एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ द ड्यू। फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, फॉर्मेशन ऑफ ड्यू यानी जो विंटर के सीजन में, सर्दी में जो ड्यू पड़ती है रात के टाइम में, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंडेंसेशन। एक्चुअली होता क्या है कि हर वक्त इवापोरेशन होती रहती है, यानी पानी के जितने भी सरफेसेस हैं वहाँ से पानी के जो वाटर जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होते रहते हैं किसमें? वेपर्स की सूरत में। वो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हवा में मिल जाते हैं, और जैसे ही उनका टेम्परेचर कम होता है तो वही जो गैस के पार्टिकल्स हैं वेपर्स की सूरत में वो पिलोज आते आते चेंज हो जाते हैं किसमें? लिक्विड में। एंड दैट प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। और उसका वजन ज़्यादा होता है, एयर में टिक नहीं पाते, यानी वो क्या करते हैं? ज़मीन पर गिर जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू। Another example of condensation, आपने देखा होगा कि जब भी किसी बर्तन में कुछ हमारे पास पानी होता है, यहाँ पर वाटर मौजूद है, और हम इसमें क्या डालते हैं? बर्फ डालते हैं, आइस डालते हैं। तो कुछ देर के बाद देखेंगे तो यहाँ पर बाहर जो है ना वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर्स बनना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। These vapors are actually convert into liquid form. This is the example of condensation. होता क्या है
कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इवापोरेशन बॉइलिंग हर वक्त होती रहती है पानी के सरफेस में से। सो पानी के जो सरफेस में से पार्टिकल्स निकल जाते हैं वेपर्स के सूरत में, वो होते हैं एयर में मौजूद है। जैसे ही एयर इनके साथ टकराती है तो ये कूल होने की वजह से वो क्या हो जाता है, फिर कंडेंस हो जाते हैं इसमें लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पर वो ड्रॉपलेट्स की सूरत में आ जाते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। तो ये एग्जांपल था किसके, कंडेंसेशन का। अच्छा, अनदर process when the solid is directly converted into gas, that process is known as sublimation। हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। और गैस कन्वर्ट हो जाए किसमें, सॉलिड में, इसको हम डी सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में उसको सब्लिमेशन ही कहते हैं, यानी गैस कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में डायरेक्टली और सॉलिड कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में डायरेक्टली, तो हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहेंगे। और गैस वाले प्रोसेस को हम सॉलिड में जाएंगे तो डिसब्लिमेशन कहेंगे। लेकिन कुछ बुक्स में दोनों प्रोसेस को, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस और गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दोनों प्रोसेस को सब्लिमेशन ही कहा गया है। तो आप याद कर लें, अगर डिसब्लिमेशन आ जाते हैं तो डिसब्लिमेशन लिखते हैं। डिसब्लिमेशन को कभी कभी हम किसी बुक में देखते हैं कि इसको डिपोजिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिपोजिशन भी कहते हैं। तो हाउ वी डिफाइन द सब्लिमेशन, तो मैं एक ही डेफिनेशन लिख लेता हूँ। आप अगर गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, डिसब्लिमेशन आ जाए वो टिक करना है। सब्लिमेशन भी अगर एक ही ऑप्शन है तो आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है, सब्लिमेशन करना है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड, solid is directly converted into gas and vice versa, and means gas is directly converted into solid, that process is known as sublimation। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं सब्लिमेशन के। एग्जाम्पल क्या है, सब्लिमेशन में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिस कंपाउंड्स में होता है आयोडीन, और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिस कंपाउंड्स को कहते हैं नेफ्थलीन, ठीक है। आगे चल के हम पढ़ेंगे आयोडीन और नेफ्थलीन, या तो पीरियोडिक टेबल जो है कुछ जनरल भी डिस्कस करेंगे, उसमें मैं डिस्कस कर लूँगा। या फॉर एग्जांपल आप देखते हैं आइस में से भी, ठीक है, डायरेक्ट वेपर्स बनते रहते हैं, हम इसको एवापोरेशन भी कहते हैं, लेकिन आप इसको सब्लिमेशन भी कह सकते हो। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, और कुछ बुक्स लिखते हैं एग्जांपल ऑफ कैंडल। तो कैंडल जैसे ही जलती है तो काफ़ी पोर्शन जो है लिक्विड में जाने के बजाय क्या हो जाता है, सॉलिड में चला जाता है। तो दीज आर द 6 processes in which the one common stoichiometer is changing into other common stoichiometer. The first one is the solid is converted into liquid, that process known as melting. Liquid is converted into solid, the process called freezing. Liquid is converted into gas, that process called boiling. Gas is converted into liquid, that process called condensation. Solid is directly converted into gas, this process called sublimation. Gas is directly converted into solid, that process called sublimation or desublimation. Sometimes desublimation भी कहते हैं, और हम इसको कभी कभी डिपोजिशन भी कहते हैं। तो नाउ वी डिस्कस द बॉइलिंग। There are 2 terms used for the boiling. One is called the evaporation and one is called the vaporization. So we discuss about the difference between the evaporation and vaporization. ये आप लिख लें और इंशाल्लाह आपको काम आएगा। हर पॉइंट लिखते जाएं और अपने रजिस्टर में आसानी होगी। पहले लेक्चर से लिखते जाएं वरना आगे काम ज़्यादा हो जाएगा, फिर सुस्ती हो जाती है बंदे को, फिर कहता है कौन मैं 10 लेक्चर लिखूँ, कौन जो है ना 20 लेक्चर लिखे, मेरे को कोई लेक्चर लिख के दे, ठीक है। तो पहले लेक्चर से आप लिखते जाएं, नोट बनाते जाएं, और इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। ये मेरा नंबर है 030582464661। इस ग्रुप में एवरी संडे टेस्ट होगी। मैंने आपको पहले शेड्यूल भेज दिया है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 9th और मैट्रिक की क्लास आ जाएगी, लिंक आ जाएगी यूट्यूब चैनल की, और MCQ आ जाएगी इंशाल्लाह ग्रुप में। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको फर्स्ट ईयर इंटर के फिजिक्स की टॉपिक बाय टॉपिक, और इंशाल्लाह हम कवर करेंगे KPK का कोर्स हो, फेडरल का कोर्स हो, पंजाब का कोर्स हो, सिम्प्लेक्स बुक बोर्ड हो, तो हम इंशाल्लाह सबको कवर करेंगे। और मैंने 1300 MCQs बना लिए हैं जो आपको नेक्स्ट वीक में अवेलेबल होंगे, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में भी और इंशाल्लाह हार्ड कॉपी में भी आप मंगवा सकते हैं मुझसे। वो 1300 MCQ का फिजिक्स फॉर क्लास 9th एंड मैट्रिक। अभी मैं फर्स्ट ईयर का बुक चेंज हुआ है इसमें बोर्ड का,
तो अभी मैंने एमसीक्यूज स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक एक हफ्ते के अंदर आपको एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। एवापोरेशन में क्या होगा, यदि बॉइलिंग की है, लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में। और वेपराइजेशन में भी क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में। बट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द एवापोरेशन एंड वेपराइजेशन, evaporation and the vaporization, ठीक है। नंबर वन, evaporation takes place at low temperature। evaporation takes place at low temperature। आपको एग्जांपल दूंगा, हर बार समझ में आ जाएगी। दिस मीन्स वेपराइजेशन takes place at high temperature, at high temperature। evaporation takes place at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। एंड दिस टेक्स प्लेस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, मीन्स एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मीन्स दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस एंड दिस इज अननेचुरल प्रोसेस। Unnatural process means there is no extra or large amount of heat required, means this takes place without heating। यानी जो नेचुरली हीट होगी, फॉर एग्जांपल सनलाइट है उस पर हीट हो जाएगा, लेकिन हम उसको इतनी ज़्यादा हीट नहीं देंगे, इसलिए हम कहते हैं विदाउट हीटिंग। और इसको हम कहेंगे बाय हीटिंग, बाय हीटिंग। सो हाउ वी डिफाइन द इवापोरेशन and how we define the vaporization, a process in which liquid is converted into gas at low temperature is called evaporation। The process in which liquid is converted into gas at any temperature is called evaporation। Process in which liquid is converted into gas naturally is called evaporation। Process in which liquid is converted into gas without heating is called evaporation। ऐसे ही इस टर्म्स में मेरा जाए कि process in which liquid is converted into gas at a high temperature, at boiling point, at particular temperature, unnaturally or by heating is called vaporization, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कैसे लिखते हैं, हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और एलाबोरेट करके लिखते हैं। कभी कभी ये बुक्स में आ जाती है, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाती है, तो इसलिए मैं वो डेफिनेशन लिख रहा हूँ। द एस्केपिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स, ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, from surface of liquid। अब यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स होंगे, यहाँ पर लिखा होगा नेचुरली, यहाँ पर लिखा होगा विदाउट हीटिंग, यहाँ पर लिखा होगा कि एट लो टेम्परेचर, यहाँ पर लिखा होगा एट लो एनर्जी, इज कॉल्ड इवापोरेशन, इज कॉल्ड इवापोरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। इसी के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द एस्केपिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, एस्केपिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड unnaturally at boiling point at a high temperature, required high energy, etc. is called vaporization, is called vaporization। हम इसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना एक बार समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप बाहर से कहीं थके आए, आपको बहुत ज़्यादा पसीना था, आप जो है फैन के नीचे आके बैठ गए, कुछ देर के बाद वो जो पसीना था आपका वो गायब हो गया। तो कौन सा प्रोसेस हुआ, इवापोरेशन। यानी वो थोड़ी टेम्परेचर पे, यानी नेचुरली वो क्या हो गया, जो लिक्विड पार्टिकल्स के आपके फेस पे, आपके जिस्म पे, वो इवापोरेट हो गए, ठीक है, यानी वो वेपर से कन्वर्ट हो गए। लेकिन अगर पानी आप गर्म कर रहे हैं तो आपको उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, वो तब तक जो है ना वेपर से निकलेंगे जब तक उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट भी ना पहुंच जाए। तो हर लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट अलग होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इसका टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, किसमें, गैस में। अ टेम्परेचर
at the particular temperature at which liquid starts to convert into gas is called boiling point. तो हर लिक्विड का अलग अलग होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। हम इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन और एग्जांपल ले लें आप, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। आपने कपड़े धोए, बाहर रख दिए, कुछ देर के बाद आपने देखा ये कपड़े सूखे हुए हैं, तो क्या हो गई? इवापोरेशन हो गई। तो जितने भी पानी के सर्फेसिस हैं, जितने भी वाटर सर्फेसिस हैं, आइदर सीज आ गए, रिवर्स, लेक्स, ठीक है, पॉन्ड्स, डिफरेंट पानी के सरफेस हैं, उसमें हर वक्त नेचुरली तौर पे क्या होती रहती है? एवापोरेशन होती रहती है। क्या होती रहती है? एवापोरेशन होती रहती है। और वो पानी के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो चले जाते हैं किसमें? गैस की सूरत में, और वो होते हैं किसमें? एयर में मौजूद होते हैं। और उनके अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन देयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है किसमें? इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन में। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस भी क्या कर लें? नोट कर लें। नाउ we discuss three particular temperatures known as the boiling point and freezing point and melting point and melting point. So number one is called boiling point. अभी हमने पढ़ा कि बाबा बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग होती है कि एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? कि ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे, हम उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर और टेम्परेचर ये चेंज भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है नॉर्मल कंडीशंस पे, डिपेंड करती है प्रेशर पे। पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट, liquid starts to convert into gas is called boiling point. तो यहाँ पर हम boiling point पढ़ेंगे किसकी? What is the boiling point of water is 100 degree centigrade at normal pressure. यानी आगे चलकर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रेशर डिक्रीज होने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, हम ये कंसीडर करते हैं कि इस पर नॉर्मल प्रेशर पे वो प्रेशर की निस्बत से चेंज होती रहती है। ठीक है, तो हाउ वी डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग प्रोसेस क्या था? ए प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच सॉलिड starts to convert into liquid is called melting point. उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है? वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आप लिख सकते हो एट नॉर्मल प्रेशर। नाउ थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? पर्टिकुलर टेम्परेचर at which liquid starts to convert into solid is called freezing point. हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। What is the freezing point of water? Freezing point of water is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पर आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक बात याद कर दें कि जब भी फेज चेंज प्रोसेस होगा, फेज चेंज प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होना स्टार्ट हो गई है, तो एक बात याद कर लें, उस वक्त उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मीन्स ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पानी है, आप उसको कर रहे हैं बॉयल, ठीक है, तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जब पहुंच जाएगा कहाँ पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा।
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा तो ये पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चाहे आप इसको जितनी भी हीट दे दो, ठीक है, जितनी भी आप चाहो हीट दे दो, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो हम जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ पर जा रही है, हम जो हीट दे रहे हैं वो हीट का होती जा रही है कि उसमें हीट में से लिक्विड कन्वर्ट होता जा रहा है किसमें, गैस स्टेट में, यानी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कंस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं टेम्परेचर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से इसका ग्राफ बना, तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि सॉलिड की बात आ जाए तो आप आइस कंसिडर कर दें, लिक्विड की बात आ जाए आप वाटर कंसिडर कर दें, गैस की बात आ जाए आप वाटर वेपर्स कंसिडर कर दें। ठीक है, तो अब हम उनका देखते हैं ग्राफ। तो जो ग्राफ में कैसे चेंजिंग आएगी, तो ग्राफ हम निकालेंगे टाइम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, तो आप नोट कर लें। ठीक है, अब देखिए सपोज करें कि ये ग्राफ है, ये एक्सिस को मैं कंसिडर करता हूँ टाइम, इस एक्सिस को कंसिडर करता हूँ क्या, टाइम। जहाँ पर 0 मिनट है, यहाँ पर मैंने कर दिया कि 30 मिनट्स है, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया मैंने 60 मिनट्स, और यहाँ पर कर दिया मैंने 90 मिनट्स। आप कोई भी रख सकते हैं टाइम, इसका कोई इशू नहीं है। वहाँ पर कर दिया मैंने 120 मिनट्स, यहाँ पर कर दिया मैंने 150 मिनट्स फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज करें कि यहाँ पर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर सपोज करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसमें दूसरे डिफरेंट टेम्परेचर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करें आपके पास यहाँ पर आइस मौजूद है, यहाँ पर क्या है, आइस। तो जैसे ही आप आइस को उस फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। सपोज करें उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, कहाँ पर पहुंच गया, 4 पर पहुंच गया। अब जैसे ही 4 पे पहुंच जाएगा तो आप याद करें जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस की वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी इसके दरमियान, यानी लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट 2, इन दो पॉइंट के दरमियान 1 और 2 पॉइंट के दरमियान हमारे पास जो स्टेटामीटर होगी वो क्या होगी, सॉलिड होगी। किस फॉर्म में, यानी आइस होगी, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर पहुंच गया तो यानी ये आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी उसका टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी उसका टेम्परेचर यहाँ ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, यानी उसका टेम्परेचर सेम होता रहेगा जब तक वो टोटली आइस कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, लिक्विड में। अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ 3 और यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर लिक्विड मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 पॉइंट के दरमियान कौन सी स्टेटोमीटर मौजूद है, तो आप कहोगे यहाँ पर लिक्विड भी होगा और यहाँ पर गैस फॉर्म भी होगा, दोनों भी होगा, सॉरी, जहाँ पर सॉलिड भी होगा और यहाँ पर लिक्विड भी होगा, यानी इस 2 और 3 के दरमियान आइस भी होगी और कुछ पानी भी होगा। अब यानी यहाँ पर पॉइंट 3 पे यानी 60 मिनट्स के बाद टोटली आइस कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड में। अब जैसे टोटली आइस कन्वर्ट होगी लिक्विड में, अब टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, और टेम्परेचर तब तक बढ़ता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंच गया, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका टेम्परेचर पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंच गया, यानी ये 4 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के दरमियान कौन सी स्टेटोमीटर होगी, सिर्फ लिक्विड होगा, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा इसका टेम्परेचर, तो वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, फिर जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा फिर फेज चेंज प्रोसेस हो गया, फिर टेम्परेचर सेम रहेगा, यानी फिर इसका टेम्परेचर सेम होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटली पानी कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर्स में। इस पॉइंट को मैं कहता हूँ 5 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर जो 4 और 5 पॉइंट है इनके दरमियान में क्या होगा, लिक्विड भी होगा और वेपर्स भी होंगे इन द फॉर्म ऑफ द गैस। अब ये देखो यहाँ पर अगर पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर्स में। अब अगर आप इंक्रीज करना चाहेंगे टेम्परेचर तो फिर इंक्रीज होगा, यानी फिर टेम्परेचर वेपर्स का इंक्रीज हो जाएगा, और वो वेपर्स जो बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर वाले वेपर्स हैं, यानी यहाँ पर जो वेपर्स होंगे
These vapors are called superheated vapors. These vapors are called superheated vapors. तो superheated vapors क्या है? वो वेपर्स जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, हम उन वेपर्स को कहते हैं सुपरहीटेड वेपर्स। ठीक है, तो ये था हमारा पहला इंट्रोडक्टरी क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जो है ना बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे, किसके बारे में, एटम के बारे में और उनके पार्टिकल्स के बारे में, और कुछ मैथमेटिक्स के स्क्वायर पढ़ेंगे, कुछ स्क्वायर पढ़ेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर स्क्वायर को कैसे सॉल्व करें, विदाउट कैलकुलेटर स्क्वायर को कैसे फाइंड करें इन पॉइंट्स। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।